जय माता दी। जय माता। अर्थ न्यूज़ में मेरे साथी सुर सिंह जम्वाल साहब, रवि शांडू, और चर्चा करनी है जिसके बारे में हम पिछले लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका की मिली भगत भारत को डिस्टेबलाइज करने में सामने आ रही है। चर्चा करेंगे। रवीश, पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दो जो आज की जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि कर्फ्यू इम्पोज किया गया है अगले 2 महीने के लिए बॉर्डर एरियाज़ में बाय सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, जी जी। और दूसरा जो अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आई है इसकी शहबाज शरीफ की कि हमें अगर एक बूंद भी पानी रोका गया तो हम उस पर करेक्ट करेंगे। जी जी। आपका क्या कहना है, थोड़ा सा एलैबोरेट करो आप। जी बिल्कुल, देखिए एक तो 15 अगस्त भी आ रही है और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो माहौल गर्म है। देखिए दो खबरें थी। एक तो ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आना कि जो एक बूंद भी पानी अगर उन्होंने हमारे हक का लिया तो उनको याद है कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो अपने से एक सोच में वो है कि हम जीते हुए हैं, उसी सोच को दोहराते हुए वो कह रहे हैं कि हम दोबारा करेंगे। लेकिन एक रिमार्केबल बात है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो बांग्लादेश के दौरे पे जा रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ी से जो उनकी टाइज़ है बांग्लादेश और पाकिस्तान के, वो बड़े हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी जो टाइज़ है वो बहुत बड़े हैं। तो ये काफ़ी फास्ट मूविंग जियो पोलिटिकल चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एकदम मौके पे फैसला ले लेते हैं, झटके से फैसले लेते हैं, नी जर्क फैसले लेते हैं। और इसी फैसले के तहत उन्होंने अपनी करीबी जो है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ा ली है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि देखिए, आप एक भारत को पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को भारत में हिस्से चाहिए। पाकिस्तान का क्लेम है, पाकिस्तान एक एग्रेसर मुल्क का है, उसका उसका प्रॉब्लम है, उसका क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकन, देखिए अमेरिका का इन्वेस्टमेंट काफ़ी रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं मेरा अनुमान गलत ना हो, 30 से 40% पैसा जो आज तक पाकिस्तान की आर्मी पे लगा है वो अमेरिका ने ही दिया है। तो दे एक्चुअली ओन दैट आर्मी। लेकिन इस तरह से ओपन में सपोर्ट में आ जाना और एकदम आप जब कहते हैं ना गेम्स ओवर होने वाली होती है और डिसाइसिव हो जाती है, तो ऐसे हालात बनते होंगे। हम लोग अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी रीडर्स को और आम लोगों को कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट बताएंगे, क्योंकि जियो पोलिटिकल बातें आम लोगों की समझ में नहीं आती है। आम लोगों के लिए ये बताना ज़रूरी है कि ब्रिटेन ने जब भारत को और पाकिस्तान को आज़ाद किया, उसने भारत के 3 टुकड़े इसलिए करने की कोशिश की कि भारत जो है वो बड़ा पोटेंशियल मुल्क है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती है, इसमें क्राफ्ट्समैनशिप है, इसमें कल्चर है, इसमें वाटर रिसोर्सेज हैं, और ये हर तरफ से इसके पास हिमालय भी है, हिंदू कुश भी है, K2 भी है, और हिल्स भी हैं, और रेयर मिनरल एलिमेंट्स भी हैं, समुंदर भी है। और ये बड़ा रेयर था। और सबसे ज़्यादा बात, पूरे का पूरा हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है ये लिवेबल है, कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, कहीं पे भी हम काम कर सकते हैं। तो ये सब देखते हुए वेस्ट ने आज से 70-80 साल पहले ही सोचा था कि हम किस तरीके से इसको डिस्टर्ब करके रखेंगे, और वो कर पाया। जो चीज़ कभी पब्लिकली ओपन नहीं हो पाती थी, पब्लिक में आ नहीं पाती थी, एकेडमिशियन, लेफ्ट ग्रुप, राइट ग्रुप, सब मिलके आपस में लगे हुए थे। आहिस्ता 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 चीज़ें बदली, और आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं वहाँ से हम चीज़ें स्पष्ट बताते हैं। पाकिस्तान एक नॉन एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है, क्योंकि कलमे के ऊपर बने हुए मुल्क ऑलरेडी दुनिया में थे और हैं भी और रहेंगे भी। अरब इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो मदीना है हमारा सऊदी अरबिया है, वो है रिलीजियस प्लेस जहाँ से एक रिलीजन प्रॉस्पर करता है और फैलता है। वो फैनेटिक नहीं होता है, ना ही वो फैनेटिज्म की बात करते हैं, और ना ही वो अपने मुल्क में किसी किस्म का दबाव रखते हैं। वो एक तरीके से चलते हैं जो उनको समझ में आता है, ठीक है। इसी तरह उसके एडजेसेंट जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे काम करते हैं। डिस्टर्बेंस होती है अफ़गानिस्तान में, वो क्यों होती है? क्योंकि वेस्ट का मतलब अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया जो है वो पहुँचे, पूरी तरह स्टेबल रहे। तो इसका मतलब लड़ाई तो रशिया और अमेरिका के बीच में थी, मतलब 2 वाइट कलर्ड पीपल के बीच में, यूरोपियन लोगों के बीच में की लड़ाई थी। और हम लोग जो कि पीस मॉन्गरिंग करने वाले लोग हैं, पीस पे चलने वाले लोग हैं, वाइज थे ना हम लोग। उनको जिंदा रहने के लिए बर्फ़ों में बड़ी मुश्किल से रहते थे। हमारे पास तो खाना पीना था। ज्ञान की बात कौन करता है? पूरे गांव में सबसे सोबर कौन होता है? जो वेल ऑफ होता है, वो सभ्य होता है, समझदार होता है। और जो उग्र होता है, डाकू कौन होता है?
जिसको जिसको कोई कमी होती है, जो फेयर कंपटीशन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो नॉलेज ले ही लेता है, और ऐसी नॉलेज लेता है जो, जैसे अमेरिका ने नॉलेज ले ली इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और अमेरिका ने फिर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा दिया। अमेरिका ने प्लास्टिक को समझा तो पूरी दुनिया को प्लास्टिक सप्लाई कर दिया। तो आप बताओ ना कि अगर अमेरिका ने कम्युनिकेशंस के टूल्स बनाए तो पूरी दुनिया को उन्होंने फेसबुक जैसे, इंस्टाग्राम जैसे टूल्स दिए, जहाँ पे एक बच्चा अपने माँ बाप से चोरी काम करता है, अपनी हिडन आइडेंटिटी में करता है, किसी का भी करेक्टर असैसिनेट कर दो, आप एक झूठी आईडी बना के किसी को भी मजबूर कर दो कि वो अपने आप को परेशान करता रहे, और आपको पता भी नहीं लगेगा आइडेंटिटी किसी ने, कौन आपकी बेइज्जती कर रहा है। तो ये सारा मोल किसने दिया? हु इज द एक्सप्लॉइटर? अच्छा, वीडियो गेमों की बात अगर हम करें, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की बात करें, इनके रूट जहाँ जाके मिलेंगे आपको, अल्टीमेटली यूएस में मिल रहे हैं। तो यूएस जो छुपा हुआ था एक मुखौटे के पीछे कि मैं ह्यूमैनिटी का सेवियर हूँ, मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, बेसिकली यूएस एक्सपोज हुआ, यूरोप भी काफ़ी हद तक एक्सपोज हुआ। अभी ब्रिटेन का भी स्टैंड रहना देखना पड़ेगा, वो क्या लेता है, जिसने पूरी दुनिया में जिसको बोलते हैं ना एक अपना एम्बिशियस सर्कल चलाया, और जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद समझ आया कि मार पड़ सकती है, लोग बाकी भी बढ़ रहे हैं, उस टाइम उन्होंने नहीं सोचा था कि 60 करोड़ की आबादी डिवीजन होने के बाद जो पाकिस्तान बनेगा वो 30 करोड़ में चला जाएगा, लेकिन इंडिया 150 चला जाएगा, और इंडिया 150 करोड़ की भीड़ नहीं बनेगा, पॉपुलेशन बनेगा। आज से कुछ साल पहले तक अगर हम देखें 80s में, जब यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान नसबंदियाँ कराई गई, अगर वो नहीं कराई होती, आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट करने वाला हूँ, कांग्रेसियों को शायद पसंद नहीं आए, मैं भी बेसिकली हम भी नेशनलिस्ट लोग हैं, अगर वो नसबंदी नहीं की गई होती, इस पर सोचना पड़ेगा हमें, तो जो पॉपुलेशन का एज आज हमें मिल रहा है, शायद हमें 20 साल पहले मिल गया होता, 15 साल पहले मिल गया होता। इन्होंने तो ये बोल के रखा था कि पॉपुलेशन आपके लिए खतरा है, और आज भारत का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या मिल रही है, आज भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या बन रही है? यंग जनरेशन। कि भारत में सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं जिनकी एज जो है 25 साल से लेके 45 के बीच में या 50 के बीच में वर्क फोर्स है। ना जापान में ये वर्क फोर्स है, ना अमेरिका में, ना ये यूरोप के किसी और कंट्री में है। तो यहाँ से भर भर के वर्क फोर्स को कह रहे हैं जी हमें आप अपनी वर्क फोर्स दो, हमें नर्सिस दो। यूरोप मांग रहा है नर्सिस दो, अमेरिका बोल रहा है हमें टेक्नोक्रेट्स दो, अपना ब्रेन दो हमें। तो आप ये समझो कि जिस तरीके के हालात आज सामने आ रहे हैं, ये तो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनके थिंक टैंक्स ने, कि भारत इस तरीके से मर्ज करेगा। और उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कि भारत में एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जिसका बेस जो है उसके अंदर होगा, उसको किसी और से जाके फिलॉसफी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर यही गवर्नमेंट्स होती उन लोगों की जो उनके हिसाब से चलते हैं, तो जैसे शास्त्री जी की डेथ का आज तक मिस्ट्री समझ नहीं आया, सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए आज तक पता नहीं लगा। और जैसे नेहरू जी ने कोई स्टैंड लिया तो चाइना के साथ उनको जो शौक लगा, नेहरू जी उसी गम में दुनिया से चले गए ना, क्या करा दिया मेरे से। और एंड में जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज़ में भी वो बड़े खुश थोड़ी थे, उन्होंने ही शेख अब्दुल्ला साहब को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए बाद में। अब ये समझो ना कि किस तरीके के वेस्ट के इन्फ्लुएंसेस लगते हैं और कंट्रियाँ डिस्टर्ब होती हैं। अफगानिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो पाया, और उसका नुकसान पहले अमेरिका को थोड़ी थोड़ी देर पे हो रहा था, अब नुकसान अमेरिका को विजिबल दिख रहा है। अमेरिका अंदर से पूरा घबराया हुआ है, क्योंकि हमने वर्कआउट किया, भारत में क्रेडिट लेने वाले लोग बड़े लिमिटेड हैं, अपने पैसे से काम कर रहे हैं, और अमेरिका में चलता ही क्रेडिट कार्ड है। मतलब आपके सिटीजन भी क्रेडिट पे काम कर रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट भी क्रेडिट पे है। अब आपको उधार वापस कहाँ से देना है लोगों का जो लिया किसका है? कल को पता लगेगी अमेरिका जिस बात के ऊपर बूस्ट करता था वो तो था ही नहीं, वो ब्लफ था। तो डॉलर पता लगे माइनस में ट्रेड शुरू हो गया करना, क्योंकि ब्लफ फट जाता है ना। तो ब्लफ फटने का टाइम आ गया, और ये ब्लफ कौन फाड़ेगा? इनका अपना चहीता पाकिस्तान के बारे में, मैंने पाकिस्तान में प्लांटेड वो लोग जो ओसामा बिन लादेन को संभाल के रखे थे, और उसी आदमी को जिसने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं वो बात बोलूँगा पब्लिक या नहीं बोलूँ। देयर इज़ अ बिग कॉन्स्पिरेसीज जो पिछले 70-80 सालों से चल रही थी दुनिया में, अब वो सारी कॉन्स्पिरेसी हैं जो टेक्नोलॉजी ओपन कर रही है। ये जो बोला जाता था कि अमेरिका को आज डाउट में डाल दिया गया कि क्या पाकिस्तान में होना उसामा बिन लादेन का नहीं जोड़ा जा सकता है, अमेरिकन एजेंसी का हाथ था 9/11 में। अमेरिकन अपने सिटीजन को क्या जवाब देंगे आज? जिस तरीके से उस टाइम पे जब ओबामा ने कहा कि मैंने ओसामा बिन लादेन को मार दिया,
और जिस तरीके से आज टेररिज्म के अगेंस्ट भारत लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका के लोगों की लड़ाई भी भारत लड़ रहा है। अमेरिका के लोगों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? बिल्कुल भारत। और अमेरिका अपने ही लोगों के खिलाफ जो लोग थे उनकी सपोर्ट में आके खड़ा है। तो कहीं ये इशारा इस तरफ तो नहीं जा रहा है कि ये भी चर्चा होनी जरूरी है कि कहीं अमेरिका अपने ही लोगों के खिलाफ काम तो नहीं कर रहा था? और ट्रंप चूंकि बिजनेसमैन है, बड़ी डीप स्टेट को समझता नहीं है, इसको भी स्केपगोट बना के रखा गया हो। और कहते हैं ना, जो बहुत चालाक होता है ना राजा भैया, वो अपनी मौत खुद मरता है। जो अमेरिका के इनोसेंट लोगों के साथ गलत कर रहा है ना, जो भी डीप स्टेट है उधर की, वो अपनी मौत खुद ही मरेगी। एक्सपोज हो रही है ना वो, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि भारत ने सरप्राइज किया है, भारत की टेक्नोलॉजी ने सरप्राइज किया है। क्योंकि 10-12 साल तो ऐसी चीज़ों को समझने में लग जाते हैं। तो मोदी जी आए, सरकार बनाई 14 में, जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझ आता कि ये क्या करेगा, तब तक मोदी जी इतना कुछ कर चुके हैं कि अब उनको इंडिया इज इनविंसिबल राइट नाउ, आई कैन से। व्हाट डू यू से ऑन दिस लाइंस? जी बिल्कुल। देखिए, यूपीआई इसमें बहुत बड़ी चीज़ थी। जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप वीज़ा या मास्टर के चक्कर में रहते तो आप कभी भी इंडिपेंडेंस ले ही नहीं सकते थे। आज की डेट में हम क्यों कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, क्योंकि मेन चीज़ ये आप आज की डेट में फेसबुक भी बना सकते हैं अपना, यूट्यूब भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए वीज़ा और मास्टर पर डिपेंड रहते तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन के द्वारा उन्होंने काफ़ी जो सर्कुलेशन में जो नकली नोट थे, आजकल हम देखते हैं आजकल वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें याद होगा, पाकिस्तान की कमर उसी ने तोड़ी ना। बिल्कुल, 17 से पहले बहुत बड़ा प्रॉब्लम था नकली नोटों का। तो आजकल नकली नोट का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक 400 करोड़ का बोलते थे, 400 अब प्रॉब्लम एक और है ना, जिसके बारे में बोला जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे पार्क करो पैसा। बिल्कुल। और वो क्रिप्टो करेंसी को न्यूट्रलाइज करने में, उसकी हेल्प करने में ट्रंप की फैमिली का कह रहे हैं। ये बातें हो सकता है गलत फैलाई जा रही हो। असली बात ये हो जो है, जो समझ में आता है कि भारत 150 करोड़ लोगों के लिए अगर खाना बाहर से मंगवाए, लोग खुश हो जाएंगे। कपड़ा बाहर से मंगवाए, पूरा वेस्ट खुश हो जाएगा कि हम इंडस्ट्री लगाते हैं, आप हमें पैसा भेजो, कमाओ, आप लड़ो, आप हमें पैसा, आप नहीं ग्रो करो, आप हमें हमसे सामान खरीदो ना, हम आपको सामान महंगा बेचेंगे। लेकिन हुआ क्या, विकसित भारत के नक्शे पे चलते हुए भारत की स्कीम्स आ गई, भारत का विजन आ गया। भारत के थिंक टैंक्स, जो अपने थिंक टैंक्स हैं, जो सोच विचार रखते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हो गया कि हम अपना सामान खुद बनाएंगे, टेक्नोलॉजी अपनी होगी, सिस्टम अपना होगा। तो क्या हो रहा है, मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, वो 10 रुपये फिर भारतीय के पास जा रहे हैं, तो फिर वो मार्केट में आ रहे हैं। ऐसे क्या हुआ, मैंने बाहर से इंपोर्ट किया सामान, वो 10 रुपये चले गए किसी और कंट्री की इकोनॉमी में। तो लिमिटेड लेवल पे जाने चाहिए थे। फिर यहाँ के पॉलिसी में बैठे हुए लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेना, जो सोरोस की मैं बात कर रहा था, ऐसे प्लांट करना। अब इतनी लेवल तक गिर गए कि अब हमारी दोस्ती छुप नहीं सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम दुश्मनी ओपन कर लेते हैं, हम टैरिफ की बात करेंगे। करो यार, टैरिफ किसको क्या फ़र्क पड़ता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम है जब हम जैसे लोगों को बोलना चाहिए। हमारे यहाँ सामने और भी लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फ्लड हो चुका है यूट्यूब एंड ऑल द सोशल मीडिया, मैसेजेस आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज जो क्लियर बता रहे हैं कि रिलायंस कितना बड़ा बन चुका है। मतलब अगर हम बोलते हैं एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस तो अंदर अंदर से खुद में एक ग्लोबल ऐसी फोर्स बन चुका है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कि इसके जैसा प्योर वर्जिन प्लास्टिक बनाता ही कोई नहीं है। और अमेरिका हैरान इस बात से है कि 25% जो मेरा इंपोर्ट होता था चाइना में सामान, वो भारत की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि अमेरिका इज ऑल्सो वन ऑफ द सप्लायर ऑफ वर्जिन प्लास्टिक। लेकिन जो क्वालिटी का जामनगर में बनता है, वो क्वालिटी का माल पूरे वर्ल्ड में नहीं बनता है। और जामनगर अमेरिका से कॉम्पिटिटिव रेट्स में चाइना को दे पा रहा है, और उसी वजह से चाइना कॉम्पिटिटिव रेट्स में अपने प्रोडक्ट से वर्ल्ड को दे पा रहा है। तो ये अमेरिका को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं अपने 3-4 हज़ार न्यूक्लियर बम्बों का डर दिखाऊं, ये जितनी बातें। और ऊपर से जैसे उसने बोला आसिम मुनीर ने, और इंडिया की मीडिया ने उसको बताया, इंटरनली जो अमेरिका के सिंपथाइजर्स हैं, जो अमेरिकन थॉट को लेकर चलते हैं, जो जिस अमेरिकन थॉट की इज्जत पूरी दुनिया करती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इज्जत करने वाले लोग, वो आवाज़ें शुरू हो गई हैं, भैया जी आसिम मुनीर का वीज़ा टू अमेरिका कैंसिल करो,
मैं भी देख रहा था कि वहां पे लोकली जो पेंटागन के ऑफिसर्स उन्होंने कहा था ये जो बोला गया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर अमेरिकन गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करती है हम उसको कंडेमन करेंगे। तो वो जो डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी है वो अमेरिका में भी दिख रही है। अब आ गया सवाल पाकिस्तान का। देखो पाकिस्तान में बड़ी सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी धोखा किया है, रिपीटेडली लीडरों ने भी धोखा किया है, और शायद ब्रिटिशर्स ने भी धोखा किया। एक ऐसा मुल्क आपने दे दिया, आपके पास अफगानिस्तान का एक्सेस था, नदियों का था ना, और आपका जम्मू कश्मीर नहीं था, तो आप इस तरीके से डिवीजन करते कि इस मुल्क को पैसा भी चाहिए, इसको अनाज भी चाहिए, इसको एग्रीकल्चर भी चाहिए, सस्टेन कैसे करेगा? मतलब क्या सोच के वेस्ट ने पाकिस्तान को ये जगह लोकेट की? कारण क्या है उसको ये बात मेरी बोलने का कि मैंने बार बार उसकी ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड किया। पाकिस्तान को सेल्फ सस्टेनेंस के लिए बहुत सी कमी है। मतलब आप समझो एक तरफ उसके आ गया अफगानिस्तान, उसकी तरफ इराक जो वार जोन में रहते हैं, दूसरी तरफ आ गया भारत जिसके साथ वेस्ट ने उसको न्यूट्रलाइज नहीं होने दिया। अब दोनों तरफ उसको अपनी प्लेसमेंट करानी पड़ती है। उसका एक्सपेंस कितना हो रहा है इन चीज़ों पे, डिफेंस एक्सपेंस कितना हो रहा है। अब सस्टेनेंस पे कहाँ जाएगा वो? एग्रीकल्चर के नाम पे उसको सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? भारत के ऊपर। और भारत ने भी आगे बढ़ के उसको बोला भाई ठीक है हम दे देंगे तुझे। लेकिन यहां तक भी वेस्ट अगर स्टेबलाइज रखता, चीजें समझ में आती कि इंडिया के साथ इनके रिलेशन नॉर्मल रहने दो। इंडिया के रिलेशन को खराब करने के लिए उन्होंने प्रोवोकेशन उसको 1947 में कर दी कि तू अटैक कर और ये ले ले। उनको लगा कि इंडिया अंगेज रहेगा और हम एक गाजा पट्टी बना देंगे और ये लड़ते रहेंगे, और इंडिया कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं देगा। उनको नहीं पता ना, आपका इंडिया शायद ध्यान नहीं देता, भारत देता है। भारत डिसाइसिव वॉर लड़ता है क्योंकि भारत लड़ाई लड़ता है धर्म की, उसूलों की। तो भारत ने वो लड़ाई कंटिन्यू रखी है कि पीओजेके का हिस्सा जो हमारा है, आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट में नहीं जाते कि हमने दे दिया दे दिया। आज पाकिस्तान को फिर वो किया जा रहा है, तू लड़ मैं तेरे साथ हूं। तभी उसने बोला इंडस में डैम बनेगा तो तू हमारी शरण में आ जा, कान पकड़ के मुंह में तीला डाल के कि मैं टेररिज्म का टी भी नहीं करूंगा और मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं आपके साथ एकदम सिंपल रहूंगा। मैं गारंटी देता हूं भारत सरकार और भारत के लोग ही कंसिडर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितने लिस्टेड टेररिस्ट हैं तेरे पास उनको सरेंडर करो। सही है ना? हमारी टीमें जाएं यहां से चेक करने के लिए कि सारे ट्रेनिंग कैंप बंद हो चुके हैं, जितने भी तूने हाफिज शाफिज से भी रखे हैं उन सबको डिसोन करो और अपनी जनता को सच बोलो कि हम टेररिज्म का मुल्क नहीं है। हम एक ऐसा मुल्क है जो एक रिलीजन को फॉलो करता है लेकिन फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। अजीब सी बातें बोल रहा है कि कोई पक्षी आएगा, पक्षी चलेगा, पक्षी गिराएगा। ये सब बातें जो है ना, ये छोटे बच्चों की कहानियों में अच्छी लगती हैं। फिर आए थे ना पक्षी आए थे ना, लोहे के बने हुए पक्षी जैसे पक्षी आप देखो ना कि कैसे हो रहा है। तो जमाल साहब जो हालात आज बने, आप आज देख रहे हैं सांबा में, लोगों में कोई पैनिक नहीं है इस न्यूज़ से, लोग खुश हैं, है ना? पीपल है हैप्पी कि वो तैयार है, कह रहे हैं जी हम तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हम तो कहते हैं जंगी हो हमारी उसको भी क्या बोलते हैं उसको, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं। अगर इस बार भारत के साथ पाकिस्तान जंग लड़ता है तो पूरी की पूरी जनता जो है वो क्लियर है। पिछली जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी उसी पे हमारे जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, एक्स सर्विसमैन भी थे, दूसरे भी थे, उन्होंने सभी ने यही कहा था कि हम अभी भी तैयार हैं, सिर्फ हमें गवर्नमेंट ने रिटायर्ड किया लेकिन हमारे जज्बे वैसे ही हैं। और सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट ने ये कर्फ्यू के लिए उन्होंने कहा है, इसमें लोग कोई पैनिक नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार हमारी बेहतरी के लिए करेगी। और जो पाकिस्तान के साथ एक ये एपिसोड हुआ था उसमें विश्वास तो लोगों को 100% था। मैं ये कहूँगा कि कोई एक आधा % जिसको कोई डाउट था कि अगर पाकिस्तान कोई कारनामा ना कर दे, तो हमारी केंद्रीय सरकार ने वो उनको दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे स्टेट के जितने लोग हैं हमारे राज्य के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास रखते हैं, जैसे वो करेंगे वो शाना बशाना उनके साथ। बिल्कुल ठीक कहा जमाल साहब आपने, बिल्कुल ठीक कहा रवीश आपने। और हम जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं कि पाकिस्तान की हमने प्रॉब्लम समझ ली है, उसकी प्रॉब्लम उनके पाकिस्तान के लोगों की रवीश प्रॉब्लम है।
लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है ना वो ये नहीं है, वो ये है कंपटीशन, कि मेरे से पिछले वाले जर्नल ने कितने पैसे लेके अमेरिका में पार्क किए, कितने पैसे यहाँ से लूट के उसने लंदन में पार्क किए, हम करप्शन के कैसे आगे बढ़े। उनकी जनता की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और इमरान खान ने थोड़ी सी कोशिश की अपनी जनता के बारे में सोचने की और उसको पकड़ के उन्होंने जेब में डाल दिया। और क्या उनके साथ वो भद्र व्यवहार कर रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को टेररिस्ट आउटफिट बना दिया, तू बता रहा था 2019 से ऑलरेडी था। तो अमेरिका का रोल इसमें पूरा सामने आ चुका है। अमेरिका पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और अमेरिका के एक्सपोज होने से पूरे ग्लोब को जियोपॉलिटिकल ये क्लैरिटी हुई है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो अमेरिका में बैठे हुए चंद बिजनेसमैन हैं, चंद कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो अपनी मतलब के लिए चीज़ों को घुमाते हैं और ह्यूमैनिटी को शर्मिंदा करते हैं, है ना। अब वो बिजनेसमैन भी इररिलेवेंट हो रहे हैं बिकॉज एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसने कहा लड़ाइयाँ लड़ाओ तो हमारे से हथियार खरीदेंगे। जब उन्होंने देखा यार भारत जैसा मुल्क वो हथियार खुद ही बना रहा है, चाइना अपने ऑलरेडी बना रहा था, अब हमारे हथियार खरीदेगा कौन? वो छोटे मोटे मुल्क रह गए जिनका है ही कुछ नहीं, बेच भी उन्हीं को रहे हैं है ही कुछ नहीं। तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा रेयर अर्थ मिनरल्स पे काम करो, है ना। उधर चल पड़े। उधर जब देखा तो उनके अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड पड़े हैं क्योंकि उनको यह मानना पड़ेगा हम हज़ारों साल पहले भी गुर्बत में थे, हम 500 साल पहले भी गुर्बत में थे। सिविल वॉर सबसे ज़्यादा हमने भुगती है क्योंकि पैसा नहीं था, लड़ते थे आपस में। बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और हम लोगों के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है हम पे डिपेंड हुआ। और अगर हम तमीज़ से चलते थे शायद 100-200 साल और निकाल लेते। लेकिन जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, सो कॉल्ड कमरों में बैठ के माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, उस वजह से एक्सपोज हो गए। अब रही सही कर से टेक्नोलॉजी ने निकाल दी। अब पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रबल में मुझे लग रहा है अमेरिका है। बिल्कुल। वाशिंगटन डीसी में उनको आर्मी उतारनी पड़ रही है। तो आप ये समझे जो पढ़े लिखे लोग अपने देश के खिलाफ होंगे कन्विंस। आप यहाँ पे हमारे बच्चों को गाइड करते थे, आप कौन सा अब उनको रेफरेंस दोगे? आप सिविलाइजेशन। तभी मैंने कहा कि भारत सिविलाइजेशन से चल रहा है। राम के ऊपर लोगों को विश्वास था, 2 वनवासी थे, विश्वास था पूरी वानर सेना का, पत्थरों के साथ रावण मार दिया। विश्वास इतनी बड़ी ताकत होती है। आज मैंने टाइटल भी लगाया, वो कह रहा जी तुम मुझे फरारी हो। मैं अजीब सा लगता है यार से मुझे, तू मेरे साथ कहीं बैठ, तेरे को मैं ही समझा दूं कि भाई तू रेस में है या टक्कर में है। अगर तू रेस में है तो जब तक तूने स्टार्ट होना है तब तक हमने जीत जाना है। फरारी के जब तक उसका ट्रक स्टार्ट होगा तब तक हमारी फरारी जीत गई होगी। अब आ गया तो कहते टक्कर मारेंगे। तो तुझे किसने कह दिया कि हम टक्कर मारने आएंगे तो ट्रक के सामने हम खड़े करेंगे मर्सिडीज? हम ट्रक के सामने तेरे देसी मर्सिडीज का ही ट्रक खड़ा करेंगे ना। मर्सिडीज को पता ही नहीं कि सबसे बड़े ट्रक कौन बनाती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रक किस कंपनी के हैं? हमारे यहाँ पे चल रही है ना आजकल मर्सिडीज के ट्राले। बिल्कुल। व्हाट यू आर टॉकिंग, नॉनसेंस है ये। और देखिए हम लाइव गवाह थे उस जो भी युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हमें पता है कि एक भी निशाना नहीं लगा उनका। कहाँ से लगना है? वो उसका मतलब इडियट्स के थोड़ी निशाने मतलब लगते था हैं। कि मेरा ट्रक है पुराने जमाने का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे जहां पर हब्स है बैंगलोर या ऐसे हब्स है हम उनको निशाना बनाएंगे, गुड़गांव को या कहीं जहाँ बड़ी बड़े एसेट्स है आपके। लेकिन भाई हम तैयार है। मतलब अगर अपने जम्मू का एग्जाम्पल ही ले लें, अगर हम जम्मू का ही एग्जाम्पल ले लें, 10 की सुबह हमने देखा कि भारत सरकार तैयार थी। उसको पता था कि पाकिस्तान हमला कर सकती है और पाकिस्तान को अनुमान तक नहीं था कि इनका क्या है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। लेकिन एक भी चीज़ पेनिट्रेट नहीं होने दी। तो इसको मजाक लग रहा है कि अगर उधर जामनगर में रिफाइनरी लगी है बहुत महंगी और बड़ी, वो उसको डैमेज करेगा तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? हमने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। और अगर डैमेज कर लिया फिर तेरा कराची बचेगा क्या? ये फायदे फिर वही बात, वो एज्यूम ही कैसे कर पा रहा है? तेरे पास अपनी जनता, तेरे पास 30 करोड़ लोग हैं जिनको तूने रोटी खिलानी है ना, तेरे पास पानी है ना। अब वो कह रहा है पानी रोकेंगे। हमने अभी भी पानी को रोकने के फैसले को बेस में रखा है। एक मुहावरा बोलते हैं ना हिंदी में कि कीचड़ में पत्थर मारना, वो उसका एहसास दिला रहा है। आसिम मुनीर वो बोल रहा है कि मैं कीचड़ हूं, मेरे में पत्थर। तो मेरे को पत्थर मत मारो, मेरे से बात कर लो। मुझे शक होता है कि आर्मी पर्सन है भी है या नहीं, ये थ्योरिस्ट है, ये कोई मुल्ला टाइप नहीं, थ्योरिस्ट है। ये थ्योरी में ना वो बनाता है कि एक बार वो मूवी दिखाते हैं ना, एक अपनी मूवी देखी थी, एक सीन आता है कि कराटे सीख के कोई नया नया बंदा आता है ना, सन्नी देओल खड़ा होता है आराम से, वो कराटे वाला कभी इधर से कराटे करता है, कभी यहाँ से, कभी ऊपर से कूद करता है। सीरियसली बता रहा हूँ, सीन मेरे पास होगा तो चढ़ाऊंगा मैं। सन्नी देओल उसको ऐसे पकड़ता है सिर से, चाटा मारता है एक ही, वो गिर के बेहोश हो जाता है।
आसिम मुनीर को भी लग रहा है कि मेरे पीछे आ गया है 80 साल का डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, गिरती हुई इकोनॉमी को लेके बैठा हुआ अमेरिका, 35 ट्रिलियन डॉलर का लोन लेके अपने लोगों के ऊपर, और जनता कैसी है जिसके पास जुकाम हो जाए तो 2-4 लाख ऐसे मर जाते हैं। तो तू किसके सिर पे उछल रहा है? और उसने अगर भारत तक आना है तो मिसाइलें हैं, तो भारत के पास भी तो मिसाइलें वहां तक पहुंचने की। किस खुशफहमी में बैठे हैं ये? 3,500 किलोमीटर रेंज तक इनको पता ही नहीं है, और अभी तक इंडिया ने डिस्क्लोज भी नहीं किया अपने डिफेंस की स्ट्रेंथ को। इनकी तरह कोई बेचना नहीं ना था, इनको माल बेचना था, ये मार्केट करते थे। हमें बेचना नहीं, हमें प्रोडक्ट करना है। हमारे ब्रह्मास्त्र हैं हमें बचाने के लिए, तुम्हें अटैक करने के लिए नहीं हमारे पास। तो तुम अगर चाहते हो तुम्हारा पानी नहीं बंद हो, हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम तमीज में आ जाओ, हम पानी दे देंगे, सामान दे देंगे तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। देखिए वो जो We will not trust you. This time you are not going to be trusted. You have to surrender your all the nonsense. तुम्हें पीओजेके के ऊपर सरेंडर करना पड़ेगा, तुम्हें टेररिस्टों को वापस देना पड़ेगा, प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, और तुमने अपनी आर्मी, अपनी आईएसआई में बैठे हुए जितने हमारे चिन्हित दुश्मन हैं वो हमारी एजेंसीज आपको देंगी, उनको क्लियर करके प्रोसिक्यूट करके करना पड़ेगा। नहीं तो भारत तो 30 साल के बाद भी प्रोसिक्यूट करता है। अभी आज हुआ ना कश्मीरी पंडितों पे हुए एट्रोसिटीज के ऊपर, आज हुआ ना रेड्स हुई, और मैंने 15 साल पहले इसके ऊपर काम किया था। मैंने अपनी अखबार में इसके आर्टिकल लिखे, मुझे बोला कि आप ये क्यों कर रहे हो। मैंने कहा यार जो गलत है वो गलत है, लेट द लॉ टेक्स, लॉ प्रोसिक्यूट करता, सबूत होते, नहीं मिलती सजा या मिलती सजा। ये कौन सी बात हुई? आज़ाद भारत में औरतों के साथ बदतमीजी होती हैं, लोगों को घरों से बाहर निकाला जाता है और एफआईआर नहीं होती। तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट था हमारी सेंटर की सरकार का यहाँ मजबूत होना? क्यों नहीं इंपॉर्टेंट था 370 टूटना? आज ये 370 नहीं टूटा होता, तुम सोच सकते हो उस बुजुर्ग लेडी है जो आज 70 साल की होती या 60 की होती, उसकी आत्मा को ठंड पड़ रही होगी ना। आज उसकी आत्मा की शांति हुई होगी कि मेरे जिन्होंने मुझे काटा रे में, उनके ऊपर आज बात होगी। ये मैं थोड़ा सा उनकी कहानी बताना चाहूँगा। ये बेसिकली वो आर्य वाली जो कहानी थी, थोड़ी डिफरेंट कहानी है उससे। ये एक लड़की थी 27 साल की, जो सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में नर्स थी। तो रात को कोई आता है, इसको किडनैप किया जाता है वहाँ से, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से किडनैप किया जाता है। सरला बट इसका नाम था, अनंतनाग की रहने लेते वाली। नहीं है नाम, हम लेंगे नहीं। तो वहाँ से उन्होंने किडनैप करके 2 दिन तक इसका गैंग रेप किया, और उसके बाद उसके गोली मार के उसको नगीन लेक के पास फेंक दिया। ये श्रीनगर सिटी की वारदात। दहशत दिखानी है ना, ये बारबरता दिखाई ना। लेकिन ये बारबरता क्यों दिखाई गई? उनको बोला गया कि ये शायद कमजोर लोग हैं। इनको ये नहीं पता जब पहले मुगलों ने जुल्म किया था पंडितों पे, पंडित भागे नहीं थे पूरी तरह। पंडित हेल्प लेने कहाँ पहुंचे थे? पंडित हेल्प लेने पहुंचे थे गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी के पास, और हेल्प लेके आए, मुगलों को भगाया। इस बार पंडितों ने अपने आप को बचाने के लिए टाइम लंबा ले लिया, लेकिन वो पूरी दुनिया में फैल गए, सिलिकॉन वैली में फैल गए, वो दिल्ली पहुंच गए, वो बॉम्बे पहुंच गए, बच्चे पढ़ाए उन्होंने, और 30 साल के वापस आए कि जो तुमने हमारे साथ जुल्म किया है उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो 370 नहीं टूटती। बिल्कुल। अब जवाब नैरेटिव क्या है? और मुझे पूरा विश्वास है इस बार सबसे फ्रंट रनर में ये कम्युनिटी होगी फॉर मेकिंग द नैरेटिव, बिकॉज दिस कम्युनिटी बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी, और लड़ाई अब टेक्नोलॉजी। और तुम जरा पता करना, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी अपलिफ्ट हो रही है, उसमें कितने इस कम्युनिटी के लोगों का हाथ हो रहा है? जी काफ़ी हैं लड़के, काफ़ी काम कर रहे हैं, दोस्ती में भी है, फ्रेंड सर्कल में भी है काफ़ी लड़के। तो जरूरी थोड़ी है कि हमने अब इनके सड़े हुए ट्रक की तरह लड़ना है। हाँ हाँ। इनके सड़े हुए ट्रक को हमने दूर से शूट कर देना है। और ये जो बेवकूफ़ी वो कर रहा है ना, मुझे पाकिस्तान के लोगों के साथ हमदर्दी होती है। मिलते जुलते कल्चर है, मिलती जुलती बात है, ज़ुबान भी हमारी एक दूसरे को समझ आती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो लोग हमारी बात सुने वो पाकिस्तान की जनता को बोलें कि अपने लोगों को बोलो, अपने हेड्स को बोलो कि हमारे को ट्रेड करना बंद करो। हम यूएस को नहीं समझ पाएंगे, भारत को समझ पाएंगे। हमारा नाम लेके भारत को डिस्टर्ब मत करो। ऑलरेडी तुमने अपनी भी ग्रोथ नहीं होने दी, और ना ही तुमने भारत को उस तरीके से ग्रो करने होने दिया बिकॉज ऑफ योर इंटरफेरेंस। फिर भी भारत कर गया। सोचो तुम इंटरफेयर नहीं करते, आप दाऊद इब्राहिम को एक्सपोर्ट नहीं करते, आप ये खबरा गंद नहीं करते, आज कितनी पाकिस्तान की बेटर कंपनीज इंडिया में काम कर रही होती, और इंडिया के साथ उनका प्रोसेस चल रहा होता। क्यों किया? व्हाट पाकिस्तान हैज गेन्ड बाय गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ वेस्ट?
क्या गेन किया? अगर हम ग्राउंड पे जाके देखें क्या गेन किया? मुझे लगता है जिन्ना जी की बीमारी बढ़ाने में भी यही हुआ होगा। नुकसान हुआ ना, हर तरफ से नुकसान हुआ। ऐसे जो एक्चुअल जम्मू कश्मीर की बाउंड्री थी हमारी उनके साथ लगती, पोरस हो सकती थी, ट्रैवल रूट्स हो सकते थे, फ्रेंडली टाइज हो सकते थे, और भारत भी यहाँ से ग्रो करता, उधर से पाकिस्तान अपने लोगों के साथ संभाल के रखता, ईस्ट भी तुम्हारे पास ही होता, नहीं होता झगड़ा तुम्हारा। तुम आराम से दोनों तरफ से प्रोडक्शन करते, इतना बड़ी कंज्यूमर मार्केट थी, इधर से भी बना के भारत के लोगों को देते, उधर से बना के देते, और खुद के लिए भी लेते, और चाइना को भी लेता, हमसे लेता, ऊपर से रशिया तक चले जाते, तो एशिया पूरे का पूरा एज ए कॉन्टिनेंट ग्रो करता। जिस तरह यूरोप भी क्यों मरा आपस की लड़ाई में, मरा ना आपस की लड़ाई में, वही लड़ाई उसने टालने की कोशिश की एशिया में, क्योंकि एशिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते नहीं थे 1001 साल पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि डेवलप ही ऐसा हुआ था एशिया। हमने कहीं हिस्ट्री में नहीं देखा, अगर मंगोलियन का पार्ट छोड़ दे चंगेज़ खान का, हमने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं एक दूसरे को अटैक करने के लिए। सिर्फ लड़ाई क्या होती थी, इकट्ठे कर लो, भारत को और बड़ा बना दो, एक राजे को ले आओ, विक्रमादित्य आगे, गुप्ता एम्पायर आगे, कि दूर दूर तक लोगों के बीच में आपस में फ्रेंडशिप हो और एकदम ट्रेड खुले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम जो है इस किस्म की डिस्कशंस का है कि लोगों को क्लैरिटी हो, लोग इसके ऊपर चर्चा करें और इन्फॉर्म्ड हो कि हमारा रियल एनिमी कौन है। वो कैपिटलिस्ट जो अपने देश से ज़्यादा अपनी दौलत को प्यार करता है, अमेरिका का वो व्यापारी जो अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा है कि किसी तरीके से मेरे प्लास्टिक को बिका दो चाइना में सस्ते रेट में, तो वो तो सस्ता कर नहीं सकता, ट्रैवल इतना करना पड़ता है। तो एक काम करो, इंडिया का ट्रैवल जो है प्रोडक्शन रोक दो, इंडिया को बोलो रशिया से सस्ता तेल मत ले, इंडिया को बोलो रशिया से सस्ता तेल रखे, सस्ता प्लास्टिक बना के चाइना को मत दे, तो उसको एंगेज करो। और मुझे लगता है पहलगाम का अटैक भी जो पाकिस्तान से कराया गया, उसके पीछे भी इन्हीं एजेंसियों का काम है, और ये जो अटैक है इसके दोनों ही कसूरवार हैं। आज ओपनली ये बातें सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता कि अगर वाकई में एजेंसियों ने हेल्प की है आसिम मुनीर की कि तेरे को फील्ड मार्शल बनने का मौका मिल जाएगा, गवर्नमेंट्स तेरे प्रेशर में आ जाएंगी, और अगर वो सोचता है कि नेक्स्ट, एक जो हारता है ना आदमी, वो नेक्स्ट टाइम करता है। ऑलरेडी 2 पॉइंट्स पे बुरी तरह पाकिस्तान की फजीयत हुई है लोगों की। अगर और गलती हुई ना, पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने निश्चित है, क्योंकि बलोचिस्तान समझ चुका है हमारे सिंसियर नहीं है ना, खैबर पख्तूनख्वा समझ चुका है हमारे सिंसियर नहीं है, तालिबान समझ चुका है कि ये लोग हमारे सिंसियर नहीं है, और तालिबान जो है इस टाइम इनसे बेटर है, क्योंकि वो अपने देश को लेकर सीरियस है। वहाँ पे वो डेवलपमेंट्स करा रहा है, वहाँ पे वो इंडिया से पैसा लगवा रहा है, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और इस बार जो दूसरा टर्नओवर तालिबान को मिला अफगानिस्तान में गवर्न करने का, वो उन लाइन्स पे नहीं है जिस लाइन पे पाकिस्तान डोमिनेटेड था। तो इस टाइम पूरे सिस्टम के अंदर पाकिस्तान कुदरती आइसोलेट हुआ है, और अब उसको सिर्फ संभालने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एशियन है, मेकअप मिलेगा नहीं, कुदरत से नहीं मिलेगा, लेकिन मिल सकता है अगर वो आज भी टर्म्स एंड कंडीशनें भारत की ले ले। और अगर वो वॉर की तरफ जाता है तो मुझे लगता है अमेरिकन स्टैंड क्लियर हो जाएगा। और जो अमेरिका के बारे में यहाँ पे मैं छुटपुट पत्रकार देख रहा हूँ हमारे भारत में लगे हुए हैं कि टैरिफ से लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। आप देख लेना 27 तारीख आने वाली है ना, अनाउंसमेंट में मार्केटें गिर जाती थी, कुछ नहीं हो रहा। मार्केट समझदार होती है इटसेल्फ, वो तो है ही, सीधी बात है, कुछ नहीं हो रहा। और वही फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका की। यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये सारा उधर ही कवर हो जाना है। यस, ये एग्रीमेंट मैंने आके बोला ना तुझे, यूके स्मार्ट है। अब होना पता क्या, अल्टीमेटली पुश मिलना है, जो मोदी साहब ने बहुत कोशिश की मेक इन इंडिया वाली, उस टाइम कांग्रेस लगी इसको रोकने के लिए, ऑटोमेटिक पुश दे दिया ट्रंप ने मेक इन इंडिया वाली चीज़ पे। अब देखिएगा, अब देखना अगले 2 साल में जोरों शोर से जो ये कैंपेन है मेक इन इंडिया, ये सही रंग में आएगी। मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया। नहीं, सेल तो हम पूरी दुनिया को भी करेंगे। पहले तो मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया, ताकि जो चीजें हमें महंगी खरीदनी पड़ती हैं वो हमें सस्ती मिले लोकल प्रोडक्शन से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हम अपनी खपत करेंगे, अपने आप को रजाएंगे, फिर तुम्हारी तरफ ध्यान देंगे, तो हमारे लोग एम्प्लॉयड भी होंगे, हमारी गवर्नमेंट वाइब्रेंट भी होगी, और हम सिक्योर भी होंगे। और अगर पाकिस्तान की हेल्प लेके टेररिज्म के थ्रू कोई शरारत करने की कोशिश की जाएगी तो पहले तुझे निपटाएंगे कैसे? विद फोर्स, नो डिप्लोमेटिकल टाइज। जो स्टैंड भारत ने आज लिया है, काश ये स्टैंड आज से 50 साल पहले लिया होता। बिल्कुल, जब शिमला समझौता किया गया तब इन लाइंस पे स्टैंड लेते हैं कि भाई साहब बात सुनो, सिंपल, हमें अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी बचानी हो, टेरिटरीज को क्लियर भी करना है, तो हमें बॉर्डर क्लियर चाहिए। सियाचिन में छीनना नहीं पड़ना चाहिए था।
और 89 नहीं होता, कश्मीर में 89 नहीं होता, कैसे पूरा होता? आतंकवाद नहीं होता 40 साल वाला, माओवाद नहीं होता, हाँ, बहुत नक्सलवाद सारे, नहीं होता, बिल्कुल। वेपन ही नहीं आता, ड्रग्स नहीं आती। तो ये स्टैंड तो स्टेट ने लेना चाहिए था, मतलब 71 तो भी। आज आपने देखा जो अपोजिशन वाले वो इलेक्शन के ऊपर जा रहे थे, उनका क्या मजाक बनाया गया। देखिए, वो अपोजिशन, दुख हो रहा है। हमें एक स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए ये भी मुझे वही टीम लग रही रविश, है। हमें एक स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए डेमोक्रेसी में। हमारी अपोजिशन तो जोकर्स की अपोजिशन बन चुकी ये है। देखिए, ये बिल्कुल टीम मेंबर लग रहे हैं। ट्रंप, आसिम मुनीर और राहुल गांधी एक ही तरज में वो बीट कर रहे हैं। अब देखिए, ये मोदी को तंग करने के लिए, मुझे लगता है राहुल गांधी भी कंफ्यूज हो गया बेचारे की, कौन लोग में गाने गाते गाते जा रहे हैं बसों में बैठ के, क्या मैं तो पिकनिक मनाने जा रहे हो कहीं पे। जो आज उन्होंने किया है वो मजाक नहीं तो और क्या है। तो कुछ मीडिया हाउसेस भी मुझे लग रहा है वो भी बड़े फैंसीज में चले गए हैं कि शायद कुछ हम डैमेज कर पाएंगे। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आप गलत फुट पे हैं। क्या गलत फुट है? भारत को कमज़ोर समझना, भारतीयों को कमज़ोर समझना, अपनी रीजनल आइडेंटिटी को वीकनेस समझना। गांधी जी यहाँ से गए थे धोती कुर्ते में लंदन में ये बताने कि मेरा ड्रेस क्या है। वहाँ जाके उनकी ड्रेस नहीं पहनी, नहीं ना पहनी। दिस इज़ द सिंबल जो आज की प्रेजेंट सरकार ने पकड़ा। उन्होंने गांधी जी को नहीं छोड़ा बीइंग अ कांग्रेसमैन, गांधी जी को एज ए लीडर ऑफ नेशन लिया कि उन्होंने नेशन के एथिक्स को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अंबेडकर को लिया जिन्होंने कभी एथिक्स कंप्रोमाइज़ नहीं किए, और जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किए उनकी परवाह नहीं की जाती है। तभी मैंने कहा कि जो अभी का दौर है ये सीधा सीधा दिख रहा है कि अमेरिका को एज ए कंट्री हम ब्लेम नहीं करेंगे ना है। अमेरिका में बैठे हुए वो बिजनेस हाउसेस जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट को लॉबिंग करने पे मजबूर करते हैं, वो इसके कसूरवार हैं। और वो लोग गवर्नमेंट का मुखौटा दिखा के पाकिस्तान में अपने इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं और पाकिस्तान को टूल यूज़ करके अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एशिया में। और उन लोगों को एक्सपोज करना ज़रूरी है और वो हो जाएंगे। एक दो कन्फ्लिक्ट और होने दो, इजराइल और हमास में भी वो एक्सपोज होंगे, रशिया यूक्रेन में भी वो एक्सपोज होंगे। और इन सब को जो एक्सपोज नहीं कर पाए मिलके, उसको भारत एक्सपोज कर देगा अब, क्योंकि भारत के पास हर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ज़रूरत आज मॉडर्न वॉरफेयर में है। सबसे बड़ी बात, 70 करोड़ लोग जब मैसेजेस करेंगे ना ट्रुथ के ऊपर, तो डबल अमेरिका को समझ आएगा। अभी तक क्या था कि न्यूज़ चैनल पे बात होती थी, आज घर घर में बात हो रही है ना। हर जगह पे आपको थॉट्स मिल जाएंगे। हमें भी तो पता लगा ना कि क्या इफेक्ट है क्या नहीं है। तो हमने पता किया कि प्लास्टिक इज़ अ रीज़न। नहीं तो आसिम मुनीर एक आर्मी का चीफ होके, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल होके, किसी प्राइवेट इंटरप्राइज को बोलेगा कि हम इनकी जामनगर की रिफाइनरी उड़ा देंगे। अब बोला जा रहा है उसने बोला है, हम भी नहीं कह रहे नहीं बोला है, बोला। और अगर बोला है तो सोचो उसका कद कितना छोटा हो गया कि एक तरफ एक कंट्री है और दूसरी तरफ उसकी एक छोटी सी इंटरप्राइज है। शायद ये इंटरप्राइज ने जो डिनर होस्ट किया था उसने बोला हो, और जो उसमें बोलते सर मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं उधर ही करता हूं कुछ काम। तो उनको ये नहीं पता पीछे कौन खड़ा है। पीछे भारत सरकार खड़ी है, एक एक बच्चे के, नॉट बोल जामनगर रिफाइनरी, भारत के एक एक सिटीजन के पीछे भारत सरकार खड़ी है। और भारत सरकार इज हेडेड बाय हुम? अ मैन हु हैज नेवर कंप्रोमाइज्ड, वॉज नेवर कम्प्रोमाइज्ड। मैंने मोदी जी को पिछले कई सालों से ट्रैक किया है। एक तो वो राइट साबित होते हैं और दूसरा वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जहां भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की बात आती है, वो हर चीज़ करेंगे जिसमें भारत और भारतीयों का इंटरेस्ट होगा, और उनसे कोई नहीं करा सकता ऐसा काम जिसमें भारत और भारतीयों का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अमेरिका का हाथ तो रवि साबित हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अमेरिका किस तरीके से क्या बोलते हैं ना, एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, वो अलार्मिंग है। बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके रूट्स हैं, और उसके पास अभी जो डेंजर हमारे पास है, हमारी नैरेटिव को हैंडल करने का सारा हथियार उसके पास है। वो फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, गूगल को, चैट जीपीटी को मैनेज कर सकता है। और अगर ये वो करे, उससे पहले अगर भारत को स्टेप ले ले, तो मुझे लगता है दैट विल बी अनदर जॉल्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन बिजनेस हाउसेस। कि अगर आज अमेरिका ये फैसला करता है, बंद नहीं करे, बोले भाई टैक्स जो तू लेता है यहाँ से 22,000 करोड़ रुपया खाली फेसबुक का, और कुल मिला के 2-2.5 लाख करोड़ जो ये टैक्सेस यहाँ से लेके जाते हैं उठा के, हैं उसको हमने अब रोकना है। तू टैरिफ लगा, हम यहाँ से रोकते हैं। तो ये रोकने के लिए हमें गुजारा करना ही नहीं है, क्योंकि ये बटनों पे रुकता है।
जो टैरिफ, जिन चीज़ों पे वो टैरिफ लगा रहे हैं टेक्सटाइल वगैरह पे, वो रुकने में फिर शिपें चाहिए। टेक्नोलॉजी रोकने में तो इंडिया को कुछ भी नहीं चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे जो ये टैरिफ का खर्चा है ये तो कंज्यूमर ही उठाएगा ना, ये अमेरिकन कंज्यूमर उठाएगा। ये अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसेस ने पैसा देना है। 518 बिलियन एनवीडिया 518 मिलियन डॉलर पिछले 6 महीने में दे चुका है टैरिफ्स में। एनवीडिया जो चिप्स वाली कंपनी है, तो कंपनियां, ये उन्हीं का नुकसान हो रहा है, इंडिया का कोई नुकसान नहीं। अच्छा, दूसरी बात, सेमीकंडक्टर एक्सट्रैक्शन से लेके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे क्रूशियल एलिमेंट होता है वाइट वाटर। और वाइट वाटर का सबसे बड़ा रिसोर्स कहाँ पे है? इंडिया में। तो ये नेचुरल एचिज है ना भारत को, तो तुम लोग उसके साथ दोस्ती करने की बजाय उसको प्रवोक करोगे तो ये भारत इस बार चिड़िया नहीं ना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भारत अब लाइन अपने आप को देख चुका कि मैं लाइन हूं। तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ग्लोब को कि हमें भारत के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलना है। हम भारत को पाकिस्तान के थ्रू या किसी भी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हिट नहीं कर सकते, तो हम इसको ग्रो करने देते हैं और इसकी छत्र छाया में हम भी ग्रो करते हैं, जो मुझे लगता है। तो आज हमने चर्चा की, लंबी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों तक बात पहुंचाएं सिंपल तरीके से, ताकि जो भारत का आज स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो घर घर में चर्चा हो और भारत के दुश्मन हमारी हुनकार से ही मैदान छोड़ के भाग जाएं, बजाय इसके कि वो हमें प्रवोक करने की गलती करें। जय माता दी। जय माता।